Good morning to all of you. So now we will be starting off with the new lesson, that is your alternating current. Alternating current. This is a very important and interesting chapter और इसका हमारा तो हमेशा से पाला पड़ते रहता है। जो हमारे घर पे जो हम लोग जो मेन सप्लाई होता है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, ऑल्टरनेटिंग करंट ही हमारा होता है। बेसिकली इट इज़ वेरी हैज़ार्डियस बट देन ऑल्सो इट इज़ प्रिफर्ड ओवर डीसी बिकॉज इसके पास सबसे बड़ी खूबी होती है कि वी कैन ट्रांसफॉर्म इट। ये इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पे, अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज पे। इसके फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। Means we have lot many options to transform the current according to our need. This is the best part of this, so that is the reason why we generally prefer alternating current. Whereas in case of DC we cannot transform it. एक बार जो उसका वैल्यू है उसको ना तो मैं बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ किसी भी कीमत पर। तो that is the very best thing of alternating current, and this is the reason why we prefer alternating current. Now जैसे कि हम लोगों ने देखा था पिछले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ऑल्टरनेटिंग मीन्स एसी जनरेटर। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वी वर हैविंग एन ऑसिलेटिंग ईएमएफ जो हमारा था वो जो वैरी कर रहा था, या फिर अगर ईएमएफ वैरी कर रहा तो उसके साथ साथ हमारा करंट भी वैरी कर रहा, तो मैं करंट को ही लेकर के मैं देखता हूँ। तो जैसे ये हमारा कुछ इस तरह का करंट आ रहा था। नाउ अब यहाँ पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। सपोज दैट ये मैक्सिमम करंट जा रहा है, सपोज दैट दिस इज आई नॉट, और ये हमारा ये ज़ीरो है, और ये जो इस जगह पे जो ऑन द अदर साइड जो मैक्सिमम करंट है, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं आई मीन that is your minus I naught. Minus I naught it doesn't means कि it is the minimum value. It simply says कि एक हाफ में हमारा करंट इधर इस डायरेक्शन में था तो अगले हाफ में करंट मेरा अपोजिट डायरेक्शन में। The maximum value gained is same. Now सपोज दैट अगर यदि मेरे को अब यहाँ पे क्या है कि वी आर हैविंग अ वेरिएबल करंट। सपोज दैट ज़ीरो, इसको टाइम पीरियड में भी देखें तो ये 1 टाइम पीरियड है, ये हाफ टाइम पीरियड होगा। तो सपोज दैट ये टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, इसका वैल्यू हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज करता है, फिर अब ये डिक्रीज कर रहा है। तो यू कैन सी दैट वी आर हैविंग अ डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट सेट्स ऑफ करंट। अब यहाँ पे क्या करंट है, यहाँ पे क्या करंट है। तो आखिर अगर मैं किसी चीज़ का कैलकुलेशन करूँ, किसी चीज़ को मैं कैलकुलेशन में लेना चाहूँ, या फिर हम अपने पास हम किसी तरह का, जैसे सपोज दैट घर पे करंट आ रहा है तो कितना करंट आ रहा है, जैसे हमारा 5 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, तो कौन सा क्या है वो करंट है ना। तो कुछ तो एक होना चाहिए। यहाँ पे अब वेरिएबल करंट है तो हम लोग क्या उस वैल्यू किसी को अगर यदि मेरे को मेज़र करना है, किसी चीज़ को मेज़रमेंट करना है, तो उसके लिए हमको एक इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट हमको चाहिए ना भाई। कि हमारे चलो मैंने ले लिया 4 एम्पियर्स, तो भाई अब यहाँ पे क्या है कि हमारा करंट कंटिन्यूसली चेंज करे, तो मैं इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, या किसको लूँ मैं। तो यहाँ पे मैं 4 एम्पियर, तो मेरे को अगर कैलकुलेशन करना है किसी चीज़ से, या हीटिंग इफेक्ट निकालना है, तो हीटिंग इफेक्ट के लिए हमारा होता है I² RT। तो मैं कौन सा I लूँ, विच आई शुड टेक। तो मेरे पास यहाँ पे तो एक I तो है नहीं, एक करंट का वैल्यू तो है नहीं। यहाँ पे वी आर हैविंग अ मल्टीपल सेट ऑफ द करंट। तो किस वैल्यू को मैं लूँ कैलकुलेशन में, किस वैल्यू को मैं इंट्रोड्यूस करूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आई इफेक्टिव निकालते हैं कि भाई इस पूरे साइकिल के लिए एक आई इफेक्टिव क्या होना चाहिए। तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं IRMS। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे होते हैं, आई इफेक्टिव करंट। यहाँ पे जो वेरिएशन ऑफ द करंट मिल रहा है, तो किस करंट को मैं लूँ, कौन से करंट को मैं लूँ अपने कैलकुलेशन के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, आई इफेक्टिव, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको एक और नाम देते हैं, और IRMS। हम लोग ये देखेंगे कि क्यों RMS हम लोग बोलते हैं।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट वो मैं एक इसका डेफिनेशन में बता दूंगा IRMS का, मैं वो हम लोग कैसे लेते हैं। फिलहाल ये IRMS आई इफेक्टिव जो है वो IRMS मेरा आया कैसे, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सपोज दैट हम लोग क्या करना चाहते हैं कि यहाँ से एक आई इफेक्टिव निकालना चाहते हैं कि ये जो हमारे को डिफरेंट डिफरेंट करंट मिल रहा है तो इसको हटा करके मैं एक करंट लूँ। सपोज दैट जैसे रेजिस्टेंस होता था ना, अनगिनत रेजिस्टेंस लगा दिए, तो उन सबको हटा करके मैं एक रेजिस्टेंस लेना चाहूँ, तो उसके लिए हम लोग निकालते थे आर इफेक्टिव। तो उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारा करंट है ना, इंक्रीज करता हुआ डिक्रीज करता हुआ ऑन द अदर साइड। तो सबको ये करके मैं निकालना चाहता हूँ कि एक उसका इफेक्टिव करंट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं आई इफेक्टिव। तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग उसको स्टडी करते हैं। लेट अस सी दैट। सो वी कैन सी दैट फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड वी वांट say the total work done. So what we will do कि for the different currents we will break that work done means सिंपली मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक डिफरेंट करेंट्स के लिए मैं अलग अलग वर्क डन निकाल लेता हूँ, जो कि अगर उसको एक इंस्टेंट के लिए वो करंट आ रहा है तो मैं इंस्टेंट वर्क डन निकालता हूँ। छोटे छोटे वर्क डन निकाल करके पूरे टाइम पीरियड के लिए मैं सबको मैं ऐड कर देता हूँ। तो उससे जो हमारा आएगा टोटल वर्क डन एक कंप्लीट टाइम पीरियड का, वो मेरे को पता चल जाएगा। कहने का मतलब है जैसे कि सपोज दैट मैंने निकाला DW1 सपोज दैट विथ द करंट I1, तो ये कितना होगा, तो भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल्स टू I2RT होता है, I2RT होता है। ओके, वेरी गुड। तो DW1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सपोज दैट उस समय जो हमारा करंट था वो I1 स्क्वायर और R, और इसको मैं मान लेता हूँ DT। इसी तरह से देन वी विल टेक DW2 सेकेंड करंट के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर R DT। तो इस तरह से मैं अगर DWN मैं सबके लिए लूँ, सब अलग अलग करंट के लिए मैं लूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा IN स्क्वायर R DT। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सबको अगर मैं इंडिविजुअली जो सब करंट के लिए जो वर्क डन निकला सबको मैं ऐड कर दूं, तो वन साइकिल के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो वन साइकिल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, DW1 प्लस DW2 प्लस डॉट 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 अप टू DWN इज इक्वल्स टू, सबको मैं जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर R DT प्लस I2 स्क्वायर R DT प्लस डॉट 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 IN स्क्वायर R DT। सपोज दैट ये, तो यहाँ से ये सब इंडिविजुअली स्मॉल वर्क डन को मैंने जोड़ा, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ये कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा। ये कंप्लीट वर्क डन मिल गया। यहाँ से R DT सब में कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू IN स्क्वायर और R DT मैंने कॉमन निकाल लिया, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये वर्क डन जो है, दिस वर्क डन इज फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड। तो कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए सिंस वर्क डन इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोगों ने क्या लिया, आई इफेक्टिव लिया है, तो वो उसके लिए हम अगर यदि ये पुट करें तो IE स्क्वायर R और कंप्लीट टाइम पीरियड मीन्स हो गया T। अभी ये और ये दोनों इक्वेशन, ये भी टोटल वर्क डन इंडिविजुअली करंट से मैंने निकाला है, और ये जो है ये पूरा एक इफेक्टिव वैल्यू ले करके हम लोगों ने ये निकाला है, वर्क डन निकाला है। तो ये वर्क डन और ये वर्क डन तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो I इफेक्टिव R स्क्वायर R T इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 IN स्क्वायर R DT। अभी ये क्या हो जाएगा, ये R कट गया। अभी DT, ये DT क्या हो जाएगा, देखियो ये DT ये सारा DT अगर यदि मैंने N करंट लिया है तो N टाइम्स DT को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, N टाइम्स हम लोगों ने यहाँ पे करंट लिया है, तो N टाइम्स अगर DT को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, मेरा कंप्लीट टाइम पीरियड हो जाएगा, है ना। तो यहां से DT क्या हो जाएगा, DT विल बी
dt विल बी t बाई एन, t बाई एन। देखो सिंपल सा बात है, ये जो हमारा dt है प्लस dt है प्लस dt है, ये dt ये अप टू n टाइम्स, ये कहाँ तक आया, अप टू n टाइम्स आया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ dt प्लस अप टू n टाइम्स, अगर यदि देखा जाए तो ये टोटल क्या आ गया t। तो भाई dt प्लस dt इंटू n टाइम्स, ये क्या हो जाएगा n dt, मैं कर देता हूँ सीधा, तो n dt इज इक्वल्स टू t। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है, तो dt इज इक्वल्स टू t बाई n। तो अब इसको मैं यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ dt के जगह पे, और इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, देयरफॉर I2 और 1 को मैं इक्वेट कर देता हूँ, i स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू IN स्क्वायर r, और dt की जगह में हम लोगों ने क्या लिख सकते हैं, dt की जगह में हम लोग लिख सकते हैं t बाई n। तो ये, और पहले तो मैंने यहाँ पे r तो पहले ही काट दिया, तो इस r को हटा ही दो आप पहले ही, नहीं भी काटे तो यहाँ पे काट सकते हैं। तो ये t कट गया, तो ये i इफेक्टिव स्क्वायर जो है, या फिर स्क्वायर, हाँ मैं लिख देता हूँ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अब IN स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n। अभी ये स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ, तो ये आया हमारा क्या, रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर बाय n। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या मैं लिख रहा हूँ, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ करंट, यही ना है हमारा। ये क्या है, पहले रूट देखो, फिर स्क्वायर ऑफ मीन, पहले रूट लिया गया है, फिर स्क्वायर भी किया गया है, उसके बाद फिर उन स्क्वायर्स का मीन लिया गया है। तो ये हो गया रूट ऑफ, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ करंट, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन करंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में करने के लिए ऑफ को भी हटा दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे उल्टा कर दिया थोड़ा, इसको समझो हम, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। देखो पहले क्या है, रूट ऑफ मीन ऑफ किसका, स्क्वायर ऑफ करंट। तो इसको शॉर्ट में ये करने के लिए ये ऑफ को भी हटा दो, तो क्या आ गया, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, है ना, रूट मीन स्क्वायर करंट। इसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे हम लोग, रूट मीन स्क्वायर करंट। कुछ लोग इसको और भी शॉर्ट कर देंगे और क्या करेंगे, सीधा RMS करंट। तो ये जो आया हमारा, ये RMS आया, कभी कभी किसी बुक में आप देखोगे ये IV भी लिखा हुआ है, वर्चुअल IV। तो ये एक्चुअली में क्या आया हमारा, जो इफेक्टिव करंट आया है वो एक्चुअली में क्या है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट। यहाँ पे इंडिविजुअली जो करंट हो रहे हैं सबको पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, उसके बाद फिर उसका रूट कर दो। अभी इसके पीछे भी क्यों हम लोगों ने ये RMS को चुना, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव करंट्स भी मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिव करंट्स भी मिल रहे हैं। नेगेटिव करंट्स में का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन हम एवरेज लेना चाहें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो हम लोग कुछ ऐसा मीन लेते हैं ताकि ये इसका नेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करना, क्योंकि देखिए अगर यदि करंट मेरा लेफ्ट हैंड साइड से जाए या राइट हैंड साइड से जाए, दोनों केस में वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट तो वो देगा ही देगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर यदि मैं सिंपल लूँ है ना, सिंपल मीन निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, I1 है I2 है, तो एक
ये अगर यदि जितना करंट इधर पे बढ़ा है उतना ही नेगेटिव इस डायरेक्शन में भी जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, कट कुट करके नलीफाई कर देगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हमको उसको हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि सबको स्क्वायर कर दो, सब इंडिविजुअली करंट को स्क्वायर कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, वो घटने वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। घटने वाला मीन्स नलीफाई होने वाला कंसेप्ट हट जाएगा। तो ये जो आई इफेक्टिव आएगा ये अंडर रूट ये क्या आ जाएगा, आई आरएमएस के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या लॉजिक है, ये हम लोग क्यों निकाले, ये आई आरएमएस हम लोगों ने क्यों निकाला, ये आई आरएमएस हम लोगों ने क्यों निकाला, या फिर इसका अब यहाँ से देखा जाए तो ये I1 I2 IN ये भी तो अलग अलग है, ये भी अलग अलग हमको निकाल पाना ये भी मेरे लिए बहुत टफ काम है। तो कुछ ऐसा लॉजिक निकाला जाए कि है सो हमको ये I1 I2 ना निकालना पड़े और सीधा हमको एक मेरे को पीक वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में मेरे को इफ़ेक्टिव करंट मिल जाए, ताकि ये I1 I2 का झंझट हट जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, हमारे पास क्या लॉजिक है, हम लोग कैसे आई इफेक्टिव या आई आरएमएस यहाँ पे निकालने का कोशिश करें। तो सबसे पहले लॉजिक आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आई आरएमएस या आई इफेक्टिव कह क्या रहा है। जैसे ये आई इफेक्टिव या आई आरएमएस कहता है कि सपोज दैट जैसे हम लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग ये लॉजिक लेते हैं कि सपोज दैट एक वाटर है, अभी इसको मेरे को गर्म करना है, तो मैं इसको एक बार डीसी सप्लाई देता हूँ से सम एम्पियर का, और ये 10 मिनट्स में ये इसको गर्म करता है वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस तक। तो मेरा आई इफेक्टिव क्या होने वाला है, मेरा आई इफेक्टिव होने वाला है कि सपोज दैट उस केस में मैं एक एसी सप्लाई कर देता हूं, तो वो एसी सप्लाई जो कि 10 मिनट में भी वो कांस्टेंट करंट ऑफ एसी जो मेरे को 10 मिनट में उतना ही पानी गर्म करके दे, मीन्स अगर मैं एसी सप्लाई किसी वाटर पे करता हूँ और वो 10 मिनट में उतना ही पानी मेरा गर्म करके दे, तो उस समय जो डीसी का करंट जो कर सकता था वही मेरा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी होगा इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम मीन सेम टाइम एक तरह से कहा जाए। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर यदि मैंने वाटर को लिया उसको गर्म करने के लिए, अब चूंकि मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो वेरिएबल नेचर का है, तो हम लोग कैसे पता करें कि इसका इफेक्टिव क्या है, तो वो एसी करंट, वो वैल्यू ऑफ द करंट जो कि उतना ही काम करे जितना कि एक डीसी करता है, जितना कि एक डीसी करता है इन वन टाइम पीरियड, जो कि उतना ही एक डीसी करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट करंट विच डज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, दैट कांस्टेंट मीन्स डीसी करंट, दैट कांस्टेंट करंट विच डज सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन वन टाइम पीरियड, दैट कांस्टेंट करंट, जो कि जैसे कहने का मतलब, इसको एक बार आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये डीसी, सपोज दैट हमने एसी करंट को सेंड किया और ये 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करता है, तो उतने, अब यहाँ पे ये तो वेरिएबल करंट पे हमको मिल रहा था, अब यहाँ पे वो डीसी करंट लेंगे जो कि वो भी 10 मिनट में उतना ही गर्म कर दे पानी को, तो हम लोग कहेंगे कि वो डीसी का वैल्यू जो करंट था वही एसी का इफेक्टिव वैल्यू है, वही मेरा एसी का इफेक्टिव वैल्यू होता है। तो दैट इज़ योर इफेक्टिव और यू कैन से आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। नाउ अब यहाँ पे हमारा ये जो है कि भाई यहाँ पे I1 I2 I3 ये सारा का सारा हम लोगों को क्या है कि अलग अलग है, तो ये भी बड़ा गड़बड़ है भाई सिचुएशन। हम लोग कैसे I1 I2 फाइंड करेंगे? हाँ, ये आप यू कैन राइट दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर आरएमएस current definition, that constant current which does
which does same amount of work in one time period as AC as DC current does. तो दैट विल बी योर। अब यहाँ पे इन सब को हटा करके हम लोग एक फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं, दैट इज योर, ये सारा हटा करके एक फॉर्म में हम लोग पीक वैल्यू के फॉर्म में हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग निकाला था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम लोग ये पीक वैल्यू के टर्म में उसको निकालने का कोशिश करते हैं। जैसे एक सिंपल हम एक सवाल करेंगे कि अगर जैसे हमारे घर पे जो बोलते हैं 220 वोल्ट का सप्लाई है, मेन सप्लाई है, तो ये जो 220 जो है, ये 220 जो है, ये जो हम लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं 220, एक्चुअली में क्या है, ये पीक वैल्यू है या कि ये RMS वैल्यू है। तो जैसा हम लोग अभी पढ़ें कि कैलकुलेशन के लिए हम लोग हमेशा RMS वैल्यूज़ को यूज़ करते, तो वो जो हम लोग 220 बोल रहे हैं वो एक इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, वो पीक वैल्यू नहीं होता है, दैट इज़ नॉट अ पीक वैल्यू, दैट इज़ योर RMS वैल्यू, एक इफेक्टिव वैल्यू है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने को इन सब को हटा करके हम लोगों को एक टर्म लाना है इसके फॉर्म में, आई नॉट के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं टॉपिक लिख देता हूँ, कैलकुलेटिंग इफेक्टिव वैल्यू और RMS वैल्यू ऑफ AC। अब यहाँ से अब हम लोग जैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि क्या है, तो भाई वर्क डन बाय AC इन स्मॉल टाइम, सपोज दैट हम लोग निकालते हैं वर्क डन बाय AC इन स्मॉल टाइम DT, तो ये क्या हो जाएगा, से DW इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R DT, I स्क्वायर R DT। नाउ तो वर्क डन इन अ फुल साइकिल, जैसे हम लोग एक फुल साइकिल का बात कर रहे हैं, ये वर्क डन इन अ फुल साइकिल अगर हम देखना चाहें, देयरफॉर वर्क डन इन फुल साइकिल, वर्क डन इन फुल साइकिल अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, इसको बस इंटीग्रेट कर देंगे, ये जो हमारा आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R DT, और ये हम लोगों ने लिया वन कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए। अब जैसे चूंकि हम लोग जान चुके थे कि जैसे हम लोग पिछले बार हम लोग निकाले थे AC जनरेटर में E वॉज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, अभी इसको मैं R से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, E बाई आर इज इक्वल्स टू आई, तो E नॉट बाई आर विल बी I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से हमको करंट का ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे फीड कर देता हूँ, तो फिर मेरे को क्या मिलने वाला है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू I स्क्वायर मीन्स I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT। अब क्या है यहाँ पे, और ये R तो मेरे से छूट गया, R DT, तो जो कांस्टेंट टर्म्स है वो उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R हमारा कांस्टेंट है, तो अंदर में बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT 0 to T। ना इसको अगर आप आगे डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूल्स वगैरह भी आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये आएगा, इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसको अगर यदि सॉल्व करोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ये हो जाएगा हमारा, इसको इंटीग्रेट करने पे T/2 आएगा, है ना। इसका एक डायरेक्ट है जो कि आप या फिर आप अलग से कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और उसके बाद फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि पाओगे कि ये हमारा कट कुट करके मेरे पास आता है T/2। नाउ तो ये आ गया हमारा जो कि AC से वर्क डन मिलने वाला है, AC से मिलने वाला, ये क्या था हमारा बाय AC, ये क्या था, वर्क डन बाय AC इन वन टाइम पीरियड, ये बाय AC था। नाउ
सेम वर्क डन बाय इफेक्टिव वैल्यू, अगर यदि यही मैं देखना चाहूं कि वो सेम वर्क डन बाय इफेक्टिव वैल्यू क्या होना चाहिए, देयरफॉर सेम वर्क डन बाय इफेक्टिव वैल्यू, ये तो एसी के लिए हम लोग निकाले, अगर यदि उसी का मैं इफेक्टिव वैल्यू देखूं तो उसके कारण से क्या वर्क डन होना चाहिए, सेम वर्क डन बाय इफेक्टिव वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा ये वर्क डन जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आई ई स्क्वायर आर, और 1 टाइम पीरियड के लिए था तो ये टी हो गया, इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। तो ये आर टी कट गया, ये आर टी कट गया, तो आई ई स्क्वायर जो आया ये आया आई नॉट स्क्वायर बाई 2, या इसको हम लिख सकते हैं आई ई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2। तो ये आएगा हमारा इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू मीन्स आई नॉट बाई √2, आई नॉट बाई √2, और यू कैन से कि आई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 0.707 टाइम्स आई नॉट, 0.707 टाइम्स आई नॉट। मीन्स आप देख सकते हैं ये आई नॉट था, दिस इज योर आई नॉट, इसका ये 0.707 जो इफेक्टिव वैल्यू जो हो रहा है हमारा, है ना, जो ये आई नॉट है जो इफेक्टिव वैल्यू है वो 0.707 टाइम्स आई नॉट है, मीन्स वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा होगा। तो दिस इज योर इफेक्टिव वैल्यू, दिस इज योर इफेक्टिव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि मैं बात करूँ सिमिलरली फॉर VRMS या ERMS और E इफेक्टिव, जैसे ये आया वैसे E इफेक्टिव और ERMS भी क्या हो जाना चाहिए, E इफेक्टिव विल बी इक्वल टू E नॉट बाई √2 और 0.707 टाइम्स E नॉट। जैसे अभी हमारे घर पे जो सप्लाई होता है, मेन सप्लाई जो आता है, जैसे हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट्स, तो ये क्या है, दिस इज योर E इफेक्टिव। अगर मैं बोलूं कि कितना मैक्सिमम होना, तो कहाँ तक ये मैक्सिमम वैल्यू ये वैरी कर सकता है इसका, तो ये अगर 0. इसको मैं निकालना चाहूँ कि देयरफॉर E नॉट इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो E इफेक्टिव इंटू √2, E इफेक्टिव इंटू √2, तो E इफेक्टिव हम लोगों ने लिया 220 और √2 अगर लेंगे 1.414, तो ये आप देखोगे कि 311 वोल्ट तक ये जाता है। मींस ये जो हमारा 220 जो आ रहा है वो एक इफेक्टिव वैल्यू है, इसी का अगर पीक वैल्यू आप देखोगे तो ये 311 तक जाता है। मींस ये अगर यदि वोल्टेज है तो इफे ई वर्सेस टाइम का, तो ये जो है ये E इफेक्टिव हो गया और ये हमारा E मैक्सिमम हो गया। तो आप देख सकते हो कि E इफेक्टिव 220 है, तो ये E कहने का मतलब ये अपना मैक्सिमम पीक वैल्यू कहाँ तक जाएगा, तो 311 वोल्ट तक। तो दिस इज योर E पीक वैल्यू ऑफ EMF, और इफेक्टिव वैल्यू तो यहीं पे लाई करेगा, वो कितना हो जाएगा 220। तो यू कैन सी दैट E इफेक्टिव इज लेस देन योर E नॉट। मीन्स अगर यदि कोई DC होता, जैसे यहाँ पे ही अगर यदि मैं करंट लूँ तो ये DC हमारे को ऐसा ही मिल रहा होता, तो ये करंट जो वर्क करने वाला है ये पूरा का इतने टाइम पीरियड में उतना ही का वर्क डन ये हमारा करने वाला है उतने ही टाइम पीरियड में। तो ये AC के कारण वर्क डन देखो या इस इफेक्टिव के कारण वर्क डन देखोगे तो सेम ही आएगा। मीन्स ये पूरा और इसका DC नेचर ये ऐसा दोनों एक ही है वर्क डन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये है हमारा पीक वैल्यू और RMS वैल्यू। तो पीक वैल्यू का क्या कंसेप्ट है और RMS का क्या है। RMS वो वैल्यू होता है कि जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशंस में हम लोग जो यूज़ करेंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे, कोई भी किसी का कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो दैट विल बी योर पीक वैल्यू, सॉरी RMS वैल्यू, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। नाउ अब यहाँ पे अब जो हम लोग को ये जो पढ़ना है, हम लोग को AC सर्किट्स वगैरह जो पढ़ना है, AC सर्किट्स हम लोगों को अब जानना है। तो सबसे पहला जो हम लोग AC सर्किट पढ़ेंगे वो प्योर R सर्किट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे
जो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं एसी सर्किट्स वगैरह, यहाँ पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि आप लोगों को जानना है, क्योंकि बिकॉज दिस विल बी द वेरी मीन्स फर्स्ट स्टेप इन योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो हम लोग जैसे हम लोग कौन सा किसी सर्किट को बनाना है, कोई भी सर्किट जो बनता है वो सारा आर, एल और सी के मदद से ही बनता है। तो हम लोग तो इन सब सर्किट्स को आप स्टडी करेंगे, बढ़िया से स्टडी करेंगे, तब ये जा कर के आपको ये बढ़िया से समझ में आएगा ये कि है हो क्या रहा है एक्चुअली, और इसका यूज़ क्या है और क्यों हम लोग इसको स्टडी करते हैं। जैसे क्या होता है ना कि एसी वगैरह में इसको हम लोग स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम लोग जब बढ़ते जाते हैं तो हम लोग समझते चले जाएंगे। तो सबसे पहला अगर यदि इसका हम लोग एक डायग्राम बनाएं तो ये हमारा डायग्राम बनेगा आर सर्किट्स के लिए। हम लोग देखें तो यहाँ पे चूंकि ऑल्टरनेटिंग नेचर का है तो हम लोग प्लस माइनस से नहीं शो करते, हम लोग एक वेव से हम लोग शो करते हैं। तो दिस इज योर आर एंड दिस इज योर सप्लाई, ठीक है। नाउ सेकेंड, अगर यदि यहाँ पे देखें कि हमारा जो सप्लाई होने वाला है, यहाँ पे ईएमएफ का सप्लाई हम लोग ले रहे हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा ईएमएफ का सप्लाई है, ठीक है। थर्ड क्या है, या फिर यहाँ से हम लोग देखें कि अगर यदि ये ईएमएफ है तो हमारा करंट क्या होने वाला है। तो करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, E बाय आर, अगर दोनों तरफ मैं आर से डिवाइड कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा, ये आर सर्किट है ना, प्योर आर सर्किट है, तो E बाई आर जो हो गया ये हमारा हो गया I, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दिस इज योर करंट। ये अगर ईएमएफ था तो ये हमारा करंट आया। तो ये देखोगे कि ये भी साइन ओमेगा टी है और ये भी साइन ओमेगा टी है, तो दोनों का दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों का दोनों साइनोसॉइडल नेचर का है, ये दोनों का दोनों क्या है, साइनोसॉइडल नेचर का है। और दोनों में कोई अभी फेज का हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखोगे कि ये ओमेगा टी फेज पे है तो ये भी ओमेगा टी फेज पे है। मींस कहने का मतलब यहाँ पे ई और आई दोनों के दोनों क्या है, सेम फेज पे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि E and I are in same phase। हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फेज का क्या लॉजिक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फेज क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इन योर वेव चैप्टर, बट देन ऑल्सो आई विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेज। तो क्यों हम लोगों ने बोला कि ये दोनों का सेम फेज है, यू कैन सी दैट ई का फेज क्या है, तो भाई ओमेगा टी है। अब फेज हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। और आई का भी फेज क्या है, ओमेगा टी है, इसका भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी। मीन्स दोनों क्या क्या चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। मीन्स एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। कहने का मतलब कि अगर यदि यहाँ पे हम एमीटर लगाएं और यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो क्या होगा कि हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो हमारा करंट भी बढ़ रहा है। मीन्स जैसे कहने का मतलब कि आप बाइक पे हो और आपके पीछे एक अपने फ्रेंड को बिठाए हुए हो, तो जैसे जैसे आप चल रहे हैं वैसे वैसे वो भी चल रहा है। अगर आप ऐसे मुड़े तो वो भी ऐसे मुड़ेगा, या आप ऐसे सीधा गए तो वो भी सीधा चल रहा है, आप इधर गए तो वो भी इधर लिया टर्न। तो ये क्या है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सेम फेज में है ना, एक बाइक पे। लेकिन सपोज दैट अगर यदि आप ट्रेन पे बैठे हुए, ऐसा भी केसेस आएगा, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे एल सर्किट, सी सर्किट्स, है ना, तो ऐसा भी फेज आएगा कि पता चलेगा कि वोल्टेज फुल है, वी पूरा है, लेकिन करंट जीरो है। फिर ये भी दिखेगा कि वी जीरो है बट करंट फुल है। ये सारे केसेस दिखेंगे। तो मीन्स कहने का मतलब है कि आप पाओगे कि वोल्टेज आगे आगे चल रहा है और करंट पीछे पीछे चल रहा है, या करंट आगे आगे चल रहा है तो वोल्टेज पीछे पीछे चल रहा है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्रेन, अगर आप ट्रेन में चल रहे हो, आप ट्रेन में चल रहे हो, है ना, अभी आप यहाँ पे हो और आपका फ्रेंड ये लास्ट वाले बॉगी पे है। अभी आप जब टर्न ले लोगे, इधर पे टर्न ले लोगे, तब भी ये इधर पे ही रहेगा। कहने का मतलब इसको मैं इधर से दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपने ये
ट्रेन से आप जा रहे हो, आपने इधर टर्न ले लिया, ये इंजन, आप इंजन वाले में हो, आपने इधर टर्न ले लिया, आपका इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये अभी आपका जो फ्रेंड लास्ट बॉगी में है वो अभी इस डायरेक्शन में चल रहा है, आपका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, ये भी यहाँ पे आएगा, लेकिन हो सकता है तब तक आप इस डायरेक्शन में आप आ चुके हो। जब तक ये यहाँ पे आएगा, ये इसका ऐसा डायरेक्शन होगा, तब तक हो सकता है कि आपका ऐसा डायरेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आप आगे आगे चल रहे हैं, ये पीछे पीछे चल रहा है, तो आप लीड कर रहे हैं, ये लैग कर रहा है। ऐसा भी केसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी हमारा आर के केस में क्या होता है कि ई और आई दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं, साथ साथ चल रहे हैं बाइक में जैसे। लेकिन एल और सी में देखेंगे कि कभी वोल्टेज बढ़ा हुआ अधिक होगा तो करंट जीरो होगा, करंट अधिक होगा तो वोल्टेज जीरो होगा, ऐसा केसेस मिलेगा। तो यहाँ पे सेम फेज कहने का मतलब कि ऐसे आप समझ सकते हो कि दिस इज योर करंट, दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर वोल्टेज, या वोल्टेज को रेड से दिखा दो, है ना, करंट को ग्रीन से। तो क्या है कि वोल्टेज अगर यदि बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज अगर यदि घट रहा है तो करंट भी घट रहा है, मीन्स दोनों साथ साथ ऐसा चल रहे हैं। ये वोल्टेज अगर यदि बढ़ता है तो उसके साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज अगर घटता है तो करंट भी घट रहा है। ये मैक्सिमम जब होता है तो ये भी मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम, ये जीरो जब होता है तो ये भी जीरो होता है, ये मिनिमम जब होता है तो ये भी मिनिमम वैल्यू अपना गेन करता है। मीन्स दोनों के दोनों क्या है, साथ साथ चल रहे हैं। आगे वाले केसेस में हम लोग देखेंगे, जब पीछे आगे पीछे चलेंगे तब हम लोग ये ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो पाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि आर सर्किट में ई और आई दोनों के दोनों क्या चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, सेम फेज में चल रहे हैं ना। अभी यहाँ पे हम ओपोजिशन देखें, ओपोजिशन टू द करंट, ओपोजिशन हम देखें, ओपोजिशन किसको, टू करंट। तो ओपोजिशन का जो होता है वो होता है ई नॉट बाई आई नॉट। तो ई नॉट बाई आई नॉट होता है, तो यहाँ पे देखो आपकी आई नॉट के जगह में ई नॉट बाई आर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर। तो ई नॉट बाई आई नॉट अगर यदि करें तो ये हमारा आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ओपोजिशन है वो सिंपल रेसिस्टेंस के बराबर ही होता है, जिसका यूनिट हम लोग जानते हैं कि ओम होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। रेजिस्टेंस का कैसा नेचर होता है कि कॉलिजन करवा करके वो अपोज करता है करंट को। ये रेजिस्टेंस का कैसा, सी इफ यू फाइंड एनीथिंग इंपॉर्टेंट प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। यहाँ पे आर कैसा नेचर का होता है, ये ओपोजिशन करंट को कैसे देता है कि कॉलिजन्स करवाते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर होते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कॉलिजन होता है, जिससे उनका ड्रिफ्ट स्पीड घट जाता है और हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये नेचर होता है ओपोजिशन का। बाय रेसिस्टेंस वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओपोजिशन यहाँ पे कैसे क्रिएट हो रहे हैं, तो भाई कॉलिजन्स के कारण हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ओपोजिशन हो गया, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं वेव डायग्राम। वेव डायग्राम अगर यदि हम इसको स्टडी करना चाहें, या फेज डायग्राम भी इसको हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे वेव डायग्राम अगर यदि हम देखना चाहें तो क्या होगा हमारा भाई। सपोज जैसे ये हम लोगों ने E और I दोनों का देखा है, E भी देख रहे हैं और I भी देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि E का अगर आप देखोगे कि तो हम लोगों ने E कैसा लिया है, E हम लोगों ने लिया है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारा करंट क्या आया है, हमारा करंट भी आया है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया है। तो दोनों का फेज सेम आ रहा है, कहने का मतलब कि ये तो था हमारा ई के ईएमएफ के लिए रेड से, तो ये ग्रीन के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर आई। तो ये कैसा आएगा, ये भी साथ साथ चलेगा,
ये भी साथ साथ चला, तो दिस इज योर यू कैन से आई नॉट, और यहाँ पे ये जो आया हमारा ई नॉट आया, तो ये ई के लिए था, ये आई के लिए था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जब ये वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तब यू कैन सी दैट योर करंट इज ऑल्सो, जब ये ज़ीरो है, कहने का मतलब ये यहाँ पे ज़ीरो है, तो दोनों का दोनों ज़ीरो है, मीन्स ना वोल्ट मीटर कोई रीडिंग शो कर रहा है ना एमीटर कोई रीडिंग शो कर रहा है। जैसे जैसे ये हमारा बढ़ा, ये बड़ा वोल्टेज बढ़ा, तो वैसे वैसे करंट भी देख रहे हैं बढ़ रहा है। जब वोल्टेज अपना मैक्सिमम होता है तो करंट भी मैक्सिमम होता है। फिर जब वोल्टेज घटना स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ ये करंट भी घटना स्टार्ट किया। तो जब यहाँ पे ईएमएफ ज़ीरो है तब यहाँ पे करंट भी ज़ीरो है। फिर ईएमएफ घटना स्टार्ट हुआ, मीन्स ऑन द अदर साइड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाना स्टार्ट किया, तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में ये जाना स्टार्ट किया। जब वोल्टेज अपना मैक्सिमम होता है अपोजिट साइड में, तो हमारा करंट भी मैक्सिमम होता है ऑन द अपोजिट साइड, और उसके बाद फिर ये ज़ीरो हो जाता है। तो ये दोनों आप देखोगे कि ये साथ साथ चल रहा है, एक जैसा चल रहा है, सेम नेचर का है, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा वेव डायग्राम। देन वी नीड टू स्टडी द फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम। ये फेज डायग्राम या वेव डायग्राम हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में जैसे हम लोगों ने लिया, तो यहाँ पे जो हमारा ईएमएफ आया, सपोज दैट दिस इज योर ईएमएफ, है ना, ये अपना पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। और किसी इंस्टेंट पे अगर यदि हम देखना चाहें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो दैट इज योर ET, मीन्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और करंट जो है वो भी क्या, ये अगर इसका फेज देखें तो कितना है, ये ओमेगा टी है, इसका फेज कितना है, ओमेगा टी। तो करंट का भी जो है वो क्या है, उसी में है, उसका भी उतना ही फेज है। ये है करंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, करंट। तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये मैक्सिमम, ये आई नॉट इज मैक्सिमम पीक वैल्यू, जैसे ई नॉट पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, उस तरह से ये आई नॉट पीक वैल्यू है। अगर उसी समय उस क्षण पे जो तुम्हारा करंट क्या है, तो उसका ये हो गया आई टी यहाँ पे एट दैट इंस्टेंट। उसी तरह से ईएमएफ के लिए ये क्या हो जाएगा, ET। तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। Okay, now we need to study, we want to study about the phase and the phase difference. तो इसको हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, फेज एंड फेज डिफरेंस, जो कि ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं इस चीज़ को। लेकिन एक बार हम लोग फेज को और फेज डिफरेंस को हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि फेज बेसिकली हम लोग क्या बतलाता है। ये इसका पार्ट नहीं, ये जस्ट 11th का एक रिवीजन पार्ट है। जैसे हम बात करें कि फेज क्या इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि, और फेज डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि अगर यदि कोई एक बॉडी P अगर यदि ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसके यहाँ से अगर इसका देखें तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल है वो कैसा घूम रहा है, तो यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिए, तो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो n तुम्हारा कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अगर ये जैसे यहाँ पे मैं बोला कि n इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम O, तो क्या ये मेरा एग्जैक्ट लोकेशन बता पा रहा है P का, है ना। ये 2 सेंटीमीटर फ्रॉम O है, तो ये मेरा क्या एग्जैक्ट लोकेशन बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा अभी किस डायरेक्शन में, या फिर इसका लोकेशन या डायरेक्शन तो हमको एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की, ये n का डायरेक्शन ऊपर है या n का डायरेक्शन नीचे है, ये तो मेरे को क्लियर नहीं है। बस मैंने बोला कि n इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, ये हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये n इक्वल टू 2 सेंटीमीटर केवल इसके लिए नहीं हो सकता है, ये इसके लिए भी हो सकता है ना। यहाँ पे अगर P हो तो उसके लिए भी ये हो सकता है। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग किसका मदद लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं फेज का मदद लेते हैं। जैसे अगर यदि हम लोग बोले कि
ये ओमेगा टी या फिर विथ दिस एंगुलर वेलोसिटी दिस चल रहा है ओमेगा से, तो ये हम लोग मान लिया ओमेगा टी। तो अगर यदि बोले इस एंगल की बात करें, ये वाली एंगल की बात करें, तब जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा कि भाई ये एन ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अगर एंगल लें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर ये फेज ले लें तो यहाँ पे पता चल रहा है एन का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, हमारा फेज देता है। तो फेज से हमको क्या पता चलता है कि एग्जैक्ट लोकेशन और उसका जो नेचर है, उसका जो डायरेक्शन है, वो मेरे को एग्जैक्ट पता चल रहा होता है। तो अगर यदि जैसे n = 2 सेंटीमीटर का है तो भाई पोजीशन तो मैंने पता चल गया, लेकिन उसका नेचर क्या है, ये ऊपर जाता हुआ है या नीचे आता हुआ है, ये हमको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज योर विच दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय फेज। तो ये अगर मैं बोलूं कि ओमेगा टी ये वाली टाइम पर है ना, इस टाइम पर ओमेगा इंटू टी, तो ये फेज हो गया। अगर ये टी डैश टाइम पे यहाँ पे पहुंचा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये फेज हो जाएगा ओमेगा टी डैश। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि व्हेन ओमेगा टी डैश की बात कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे क्या है, नीचे की ओर डायरेक्शन है इसका। तो इसलिए हम लोग फेज लेते हैं और यहाँ पे फेज का ये इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का क्या कंसेप्ट है। जैसे सपोज दैट हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक लिया पार्टिकल P और ये लिया मैं पार्टिकल Q, ये मान लेते हैं ओमेगा टी है। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि P का फेज क्या है, फेज ऑफ P ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, और सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक का बीच का हमारा एंगल है फाई। मैं बोलूँ कि फेज ऑफ Q क्या है, तो इट विल बी ओमेगा टी, यहाँ से ये एंगल टोटल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे देखें कि कौन आगे आगे चल रहा है, तो भाई Q लीड्स, कौन पीछे चल रहा है, ये दोनों इधर चल रहे हैं। सपोज दैट कौन पीछे चल रहा है, तो P लैग्स। अब ये दोनों के बीच में कितना से ये लैग कर रहा है या ये कितना से लीड कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि Q लीड्स बाय Q लीड्स P बाय फाई, या हम लोग कह सकते हैं P लैग्स बिहाइंड Q बाय फाई। तो ये फाई यहाँ पे क्या आ गया, ये फाई जो आ गया, देयर दिस इंप्लाइज दैट फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो ये क्या बता रहा है, ये फाई जो है ये फेज डिफरेंस बता रहा है P और Q को। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बोले कि P का फेज क्या है, तो भाई ये ओमेगा टी है ना, अभी यहाँ पे है तो P का फेज क्या है, ओमेगा टी है। और फाई का फेज क्या है, तो ये टोटल फेज हो जाएगा इसका ओमेगा टी प्लस फाई। अभी दोनों का दोनों एंगुलर सेम एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है ना, ये दिया हुआ इट इज़ नोन, ये दोनों सेम एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये हमारा जो दोनों, ये कंडीशन गिवन है कि दोनों का एंगुलर स्पीड ओमेगा ही है, तो दोनों के बीच का ये जो एंगल है फाई वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो दैट विल बी द फेज डिफरेंस, है ना, ये हमेशा इन दोनों के बीच में हमेशा ये फेज डिफरेंस मेंटेन है। प्रोवाइड किया हुआ है दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है ना। कहने का मतलब जैसे ये है, ये दो है, अभी दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है, ये दोनों एक साथ ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो ये जो इनके बीच का जो एंगल है ये वो हमेशा मेंटेन्ड है, वो हमेशा क्या है, मेंटेन्ड है, एंड दैट इज योर फेज डिफरेंस। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फेज एंड फेज डिफरेंस, और कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द L circuit and C circuit.